हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग काफी अच्छे होंगे। वेलकम आप सभी का आपके अपने प्यारे से स्टडी प्लेटफॉर्म बोर्ड एजुकेशन पर। प्यारे बच्चों, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आपके कक्षा 12 का हिंदी बुक, जिसका नाम है दिगंत हिंदी। और आप लोग जान रहे होंगे जो हमारा दिगंत हिंदी बुक है ये दो भागों में डिवाइडेड है। जो पहला भाग है जिसका नाम है गद्य खंड, और इसमें मिलते हैं टोटल आपको 13 चैप्टर। जो हमारा दूसरा भाग है जिसका नाम है पद खंड, उसमें भी आपको मिलते हैं टोटल 13 चैप्टर। जो हमारा गद्य खंड है इसमें से जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है बातचीत, और बोलेगा बातचीत किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। आज इस चैप्टर को हम लोग पूरी तरह से अच्छी तरह से समझेंगे। सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में जो है लेखक है उसके पूरे परिचय को जानेंगे, क्योंकि लेखक परिचय से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। फिर उसके बाद लेखक का संक्षिप्त परिचय को जानेंगे जहां पे आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। और फिर उसके बाद हम लोग जो है बातचीत जो पार्ट है उसका लाइन बाय लाइन एक एक वर्ड को हम लोग समझेंगे, पूरा स्टोरी को समझेंगे कि बातचीत के माध्यम से आपको बालकृष्ण भट्ट जो है वो क्या समझाना चाहते हैं। पूरे ध्यान से आप लोग को समझना है। और फिर एंड में हम लोग जो है बातचीत जो पार्ट है उसका सारांश को समझेंगे, क्योंकि सारांश से भी आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं गारंटी करता हूं ये आपके लिए एक वन ऑफ द बेस्ट वीडियो का, क्योंकि एक ही वीडियो में हम लोग इस पूरे चैप्टर को अच्छी तरह समझेंगे। चाहे वो लेखक का परिचय हो, या फिर बातचीत पाठ का सारांश हो, या फिर पूरा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हो, हर एक चीज को समझेंगे। तो इसके बाद आपको मैं गारंटी से कहता हूं एक भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भले ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो, बट आप लोग को दिल थाम करके पूरे वीडियो को देखना है। इसके बाद हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम लोग इस चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे वो सारे ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू क्वेश्चन को हम लोग उसमें कंप्लीट करेंगे। और जो हमारा एक तीसरा वीडियो होगा इसी चैप्टर का जिसमें हम लोग सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह हम लोग का 3-3 वीडियो में एक एक चैप्टर कंप्लीट होगा। और ये हमारा जो टोटल 13 चैप्टर जो है गद्य खंड का वो कंप्लीट होगा। उसी प्रकार फिर पद खंड में भी हम लोग 13 चैप्टर को इसी अंदाज में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा दिल थाम के देखना है और अपने सभी दोस्त को जोड़ना है इस चैनल से, ताकि हर बच्चे जो है अच्छे से तैयारी कर सके। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे आपको लेखक परिचय में सबसे पहले जो पूछा जाने वाला है वो पूछेगा बातचीत जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है। सिंपल क्वेश्चन है, बट आप लोग का भी सिंपल रहेगा, लेकिन आप लोग भूल जाते हैं, है ना। तो देखो मैंने यहाँ पे कुछ ट्रिक के माध्यम से कुछ कुछ चीजें आपको समझाऊंगा, और कुछ कुछ चीजें आप लोग को तो नोट करके रखना पड़ेगा, याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, देखो जैसे आपको एग्जाम में पूछेगा बातचीत किसके द्वारा लिखा गया, तो आप लोग इजीली बता दोगे बालकृष्ण भट्ट। और पूछेगा कि बातचीत जो है के लेखक बालकृष्ण भट्ट, उसकी जन्म जो होती है कब होती है, 23 जून 1844 को। बोलेगा निधन कब होती है, तो आपको बताना है 20 जुलाई 1914 को। ठीक है, एक छोटा सा स्टोरी आपको बताते हैं, ये स्टोरी आपको याद रखना है ताकि ये डेट वगैरह ये सारी चीज आप लोग आसानी से याद कर सके। ठीक है, स्टोरी ये है कि 23 साल का कोई व्यक्ति है, ठीक है, जो कि अपने से 44 साल की उम्र से व्यक्ति से बात कर रहा है। क्या कर रहा है, बातचीत कर रहा है। याद रहेगा आपको, 23 साल और 44 साल के जो है व्यक्ति के साथ क्या हो रहा है, बातचीत हो रहा है। उसी बीच में एक 14 साल का जो है बालक आता है। कितने साल का बालक आता है, 14 साल का बालक आता है, और सोच रहा है कि चलो ये लोग बातचीत करें, आगे डिस्टर्ब करते हैं, है ना। क्या करते हैं, बातचीत में डिस्टर्ब करते हैं, दोनों को बातचीत करने नहीं देते। ठीक है, बालक का उम्र कितना साल, 14 साल। बात कौन कर रहा है, बातचीत कौन कर रहा है, 23 साल के व्यक्ति और 44 साल के। जैसे डिस्टर्ब करने गया तो जो 44 साल का जो व्यक्ति है क्या बोलता है, पड़ेगा 2 थप्पड़ तो मर ही जाएगा, है ना। बीच में डिस्टर्ब करने के लिए तुम क्या करने के लिए आए इधर, तो मतलब एक तरह की स्टोरी है। अब इससे आप लोग को याद ये रखना है, जो बालक है, बालक से है बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, बातचीत जो हो रही है वो किसके बीच में, 23 साल और 44 साल के, तो मतलब बालकृष्ण भट्ट जो है वो किसके लेखक है, बातचीत के लेखक है। अब याद रखना कि जो 44 है तो यानी बातचीत के जो लेखक बालकृष्ण भट्ट है इसकी पैदाइश 23 जून 1844 को है ना। 23 साल और 44 तो मतलब पैदाइश जो होती है 23 जून 1844 को होती है। और बालक कौन सा आता है, 14 साल का, तो मतलब इसकी जो निधन जो होती है वो 20 जुलाई 1914 याद रखना है। ठीक है, 20 जुलाई 1914। तो यहाँ पे आप लोग को इस लेखक कौन लिखा है वो याद हो गया। इसकी लेखक की पैदाइश कब होती है वो याद हो गया। इसके निधन कब होती है वो याद हो गया, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको हर हाल में एग्जाम में देखने को मिलते हैं, इसलिए छोटा सा स्टोरी के माध्यम से आपको समझाया। ठीक है, ताकि आपको याद रखने में इजी हो। फिलहाल रट लेंगे, जो भी हो आपको याद तो करना ही पड़ेगा। बात करेगा आपको कि बातचीत जो है लेखक जो बालकृष्ण भट्ट उसके निवास स्थान क्या है, क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो आपको बताना है स्थान जो पड़ेगा इलाहाबाद हो जाएगा। कहाँ इलाहाबाद है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, बोलेगा माता पिता का नाम क्या है, तो क्या बताओगे, बताओ
माता पिता के नाम पूछे, आपको याद रखना है पार्वती देवी माता का नाम, बेनी प्रसाद भट्ट किसके नाम, उसके पिता के नाम। ठीक है, याद रहेगा माता का नाम पार्वती देवी और बेनी प्रसाद भट्ट पिता के नाम। पिता जो थे एक व्यापारी थे, क्या थे याद रखेंगे, आपको पूछेगा बालकृष्ण भट्ट के पिता क्या थे, तो आपको बताना पड़ेगा कि व्यापारी थे। और माता एक क्या थे, संस्कृत महिला थी जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा जगाई। बालकृष्ण भट्ट को जो है नीचे में मतलब क्या कहते हैं कि शुरू से ही उसको एक अध्ययन की जो लालसा वगैरह ये सारी चीजें जो तालीम वगैरह दी वो कौन दी, उसकी माता ने। ठीक है, ताकि वो आगे अध्ययन कर सके, आगे हर एक चीज में रुचि रह सके, उसको इंटरेस्ट जगाया, कौन, उसके माता ने। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे हम लोग बात करते हैं शिक्षा पर कि बालकृष्ण भट्ट की शिक्षा जो कहाँ हुई, तो आपको पता होना चाहिए जो प्रारंभ में जो है वो इस संस्कृत का अध्ययन किया था। 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल में एंट्रेंस की परीक्षा दी। कब, डेट याद रखेंगे 1867 को। कब, 1867 को क्या किया, तो बोलोगे प्रयाग के मिशन में, प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी। हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ ले जाए। वृत्ति है ना, आप वृत्ति में हम लोग जानते हैं इसकी थोड़ा जीवनी स्टोरी को जानते हैं, कहां से शुरुआत होती है, क्या क्या इन्होंने किया है ना, जिसमें हम लोग कह सकते हैं इसको हम रिज्यूम भी कह सकते हैं, यानी थोड़ा सा शॉर्ट परिचय। 1879 से 1875 प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन रहा ये। ठीक है, उसके बाद 1885 में प्रयाग के CAV स्कूल में संस्कृत का अध्यापन रहा। 1888 में प्रयाग के क्या कहते हैं कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्ति हुई, किंतु उग्र स्वभाव के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी और उसके बाद से लेखन कार्य पर ही निर्भर रहे। उग्र स्वभाव बोलोगे तो क्या होता है, उग्र स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ापन का, जल्दी जल्दी गुस्सा आ जाना, उसको हम कहते हैं उग्र स्वभाव। और इस तरह के उसके अंदर जो स्वभाव थी, इस वजह से क्या किया, वो ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाया, फिर नौकरी छोड़नी पड़ी और अपने लेखन कार्य में वो जो है लग गए। ठीक है, यह याद रहेगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसकी विशेष परिस्थितियां कि क्या इसके साथ घटनाएं हुई थी, उसको भी थोड़ा सा जान लेते हैं। पिता के निधन के बाद जो हुआ, पैतृक व्यापार संभालने के नाम पर गृह कलह का सामना करना पड़ा। जो पिता के जो है इसका निधन हो गया था पिता के। ठीक है, उसके बाद क्या किया, थोड़ा सा व्यापार वगैरह ये संभालने के नाम पर गृह कलह का सामना करना पड़ा। घर की जो आर्थिक स्थिति वगैरह क्या हो गया, जब व्यापार पिता का अगर खत्म हो जाए, पिता की मृत्यु जाएगी, तो जानते हो कि घर कैसा होता है, तो थोड़ा बहुत इसको सामना करना पड़ा उन चीजों के। ठीक है, फिर क्या हुआ, पैतृक घर छोड़कर घोर आर्थिक संकट से जूझते हुए हिम्मत से काम लिया और साहित्य के प्रति समर्पित हो गया। समर्पित रहे, किसके प्रति, साहित्य के प्रति समर्पित रहे। तो ये थोड़ा उसके मतलब बालकृष्ण भट्ट को जो है परिस्थितियां आई थी, आप लोग को याद रखना है। फिर जान लेते हैं रचनात्मक सक्रियता। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धनी सभा प्रयाग की ओर से 1870 में हिंदी प्रतीक नामक मासिक पत्र निकाला था। जो मासिक पत्रिका निकाला, इसको कितने वर्षों तक चलाया, 23 या 33 वर्षों तक जो है चलाते रहे। इसमें नियमित रूप से सामाजिक, साहित्यिक, नैतिक, राजनीतिक विषयों पर निबंध लिखते रहे। 1881 में वैद्यों की युक्ति पूर्व समीक्षा की और 1886 में लाला श्रीनिवास दास के संयुक्ता सोयर की कठोर आलोचना की और जीवन के अंतिम दिनों में हिंदी शब्दकोश के संपादक के लिए श्याम सुंदर दास द्वारा काशी आमंत्रित हुआ, किंतु अच्छा व्यवहार न होने पर अलग हो गया। बट इन सब से इतना क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं बनता, आप लोग नोट्स ले लेंगे तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, आपको रचनाएं से क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते, ध्यान देंगे इसके रचनाएं में जो है इंपॉर्टेंट कौन सा है, उपन्यास, रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, क्या कहते हैं अनाज एक सुनाज, गुप्त वैरी, रसातल यात्रा, उचित क्या कहते हैं कि 100 अनाज एक सुनाज जो है सुजान, ये किसकी रचना है, तो आपको बताना है बालकृष्ण भट्ट की। तो इस प्रकार पूछा जा सकता है। ये हो गया नूतन ब्रह्मचारी, हो गया उपन्यास रहस्य, हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं कि रसातल यात्रा हो गया। ये सब जो है आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, आगे देखते हैं नाटक के बारे में कि इन्होंने नाटक जो है क्या क्या लिखे हैं। नाटक समझते हैं लोग, पद्मावती, किराता जूनिय, वैनी संहार, शिशुपाल वध, नल दमयंती, क्या कहते हैं कि दमयंती या फिर सोयर। उसके बाद कहता है शिक्षा दान, चंद्रसेनी, सीता वनवास, पतित पंचम, उसके बाद मेघनाथ वध, कट्टर सुम, एक नकल। ये सारे जो है कुछ इसके क्या है
नाटक है, इन सारे नाटक को भी आप लोग को एक बार देख लेना है। इसमें से एक रेल का विकट खेल हो गया, बाल विवाह हो गया, उसके बाद एक रोगी और एक वैद्य हो गया। ये सब थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बाकी पद्मावत, ये सारे नाटक जो इसके इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में हो सकता है इससे भी क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। बाकी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट याद रखना है इसके निबंध के बारे में। 1000 के आसपास जो है निबंध लिखे, जिसमें से 100 से ऊपर बहुत महत्वपूर्ण थे। निबंध में जो है काफी इंटरेस्ट थे। और जैसे पता होगा जो बातचीत है, बातचीत आपका एक निबंध ही है। ये बातचीत क्या है? निबंध ही है। और इसका इंटरेस्ट भी क्या था? निबंध में था। और आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि बालकृष्ण भट्ट ने लगभग कितने निबंध लिखे हैं, तो आपको बताना है 1000 के आसपास, जिसमें से 100 जो निबंध है, 100 के ऊपर के निबंध जो काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। आपको 5 मार्क्स में कभी कभी पूछा जाता है बालकृष्ण भट्ट का या फिर किसी भी लेखक का आपको संक्षिप्त परिचय पूछेगा, तो आपको कैसे बताना है, कैसे आंसर लिखना है, ध्यान दीजिएगा। मैं यहाँ पे आप लोग को लिख दिया हूं। बालकृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के प्रमुख निर्माताओं और भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकारों में से एक थे। आपको पूछेगा बालकृष्ण भट्ट जो है कौन से युग के साहित्यकार थे, तो याद रखना भारतेंदु युग के। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आपके पूछे जाने की पूरी संभावना है, ठीक है। वो हो गया निबंध, क्या कहते हैं, पत्रकारिता, या फिर आधुनिक हिंदी कहें हम। इन सब चीजों में क्या थे? आगे थे। उनके लेखक ने हिंदी साहित्य को नया दृष्टिकोण दिया। जो हिंदी साहित्य है इसको नया दृष्टिकोण दिया, एक नया सम्मान मिला, ठीक है, और दिशा दी। वे न केवल साहित्य विचारों को लेकर गंभीर थे, बल्कि सामाजिक मुद्दे पर भी उन्होंने गहन विचार किया। ना ही वो सिर्फ साहित्य जो होता है ना, पुस्तक वगैरह, ग्रंथ वगैरह, इन सब को लेकर के नहीं, बल्कि जो समाज में जो चल रही है उन पे भी जोर दिया, उस पर भी इनका असर पड़ा है। आगे देखिएगा, उन्होंने हिंदी प्रदीप में कई उपन्यास, नाटक, प्रहसन लिखे। प्रहसन मतलब कॉमेडी टाइप का कोई भी चीज हो गया। नाटक तो आप लोग समझते ही होंगे, ठीक है, लिखे। लेकिन उनके निबंध जो है सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। बहुत सारी चीजें लिखे, लेकिन उसके जो निबंध है ना, वो निबंध जो है काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। भट्ट जी ने अपने लेखन के माध्यम से बाल विवाह हो गया, स्त्री की शिक्षा हो गया, महिला स्वतंत्रता हो गया, अंग्रेजी शिक्षा हो गया, अंधविश्वास जैसी कई सामाजिक विषयों पर जो है विचार व्यक्त किए, है ना। तभी तो उसको कहा जाए कि समाज में भी ज्यादा वो ध्यान दिए साहित्य के अलावा। उनकी भाषा सरल और प्रभावशाली थी, काफी सरल हुआ करते थे, है ना। जो उनके गद्य को सजीव बनाती थी, जो उनके गद्य को जो हमेशा जीवित रखती थी। जो अंग्रेजी साहित्य की जो एडिशन है और स्टिल, इनसे कंपेयर किया है, ठीक है। उसी के श्रेणी में रखा किसको? बालकृष्ण भट्ट जी को, याद रहेगा। उनका लेखन न केवल साहित्यिक दृष्टि से बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण था, जिन्होंने भारतेंदु युग के साहित्य को आकार दिया। आने वाले क्या कहते हैं, द्विवेदी युग के लिए मार्ग का प्रशस्त किया। तो ये रहा इसका संक्षिप्त परिचय। आपको अगर पूछेगा बालकृष्ण भट्ट का संक्षिप्त परिचय बताएं, तो आप लोग को इस प्रकार से आंसर लिखना है। बाकी आप नोट्स ले लेंगे, एक बार इसको और रिवीजन कर लेंगे, आपको और आसानी से याद आ जाएगा। हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने से पहले चैप्टर के जो है हम लोग कुछ शब्दार्थ को जान लेते हैं। शब्द अर्थ को जानेंगे ताकि चैप्टर में जो वर्ड आएगा उसको हम लोग अच्छी तरह से समझ पाएंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग कुछ इंपोर्टेंट शब्दार्थ है, यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव में कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप लोग को शब्दार्थ को याद कर लेना है, समझ जाना, ठीक है, ताकि आप चैप्टर में वर्ड जो आएगा तो आपको उसको आसानी से समझ पाएंगे। जैसे विकृता का मतलब क्या होता है? बोलने की कला, भाषण देने की कला। पुलपित का मतलब होता है पायदान, पैर रखने की जगह, ठीक है। उसके बाद पुण्यवाचन का मतलब होता है धार्मिक कर्मकांड में मंगलिक जो है श्लोक पढ़ना। जो धार्मिक कोई भी कार्य शुरू होता है उससे पहले जो भी हम मंत्र वगैरह जो भी पढ़ते हैं उसी को हम लोग क्या कह सकते हैं? पुण्यवाचन, क्या कहते हैं? पुण्यवाचन कह सकते हैं। उसके बाद नंदी पाठ का मतलब होता है नाटक के प्रारंभ में मंगल पाठ। जो भी नाटक वगैरह कुछ भी होती है उसके पहले शुरुआत में जो मंगल पाठ पढ़ते हैं उसको हम लोग कहते हैं नंदी पाठ। उसके बाद खामख्वाह का मतलब होता है बेमतलब, समझते हो, बेवजह। संलाप का मतलब होता है हार्दिक बातचीत, है ना। संलाप का मतलब क्या होता है? हार्दिक बातचीत। संजीदगी का मतलब होता है गंभीरता, किसी भी चीज को गंभीरता से सोचना, तो उसको हम कह सकते हैं संजीदगी से सोचना। बेकदर का मतलब सम्मानहीन, जिसका इज्जत ना हो। उसके बाद क्या कहते हैं कि आभ्यंतरिक का मतलब होता है हार्दिक, आंतरिक। निरस्त का मतलब होता है बंद कर देना, स्थगित कर देना। फॉर्मेलिटी का मतलब होता है औपचारिक रूप से, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि दिखावा, ठीक है। उसके बाद लियाकत का मतलब होता है योग्यता, ठीक है। बाकी इधर भी कुछ वर्ड है, इसको भी आप लोग को याद रख लेना है, देख लेना है एक बार। हमचुनी
डिग्रीनेस यानी हम ही सब कुछ है, दूसरा कुछ भी नहीं, कोई दूसरा नहीं है। उसके बाद विच वही मतलब होता है मध्यस्थता। चंडू खाने जिसमें होता है अफीम खाने वाले लोगों की मंडली के लिए एक सुरक्षित स्थान। क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में पूछा था चंडू खाने वाले का मतलब क्या होता है ना। तो अफीम खाने वाले जो लोग होते हैं उसके लिए जो सुरक्षित जगह होती है उसको हम कहते हैं चंडू खाने। उसके बाद दिल जोई, इसका मतलब होता है मन बहलाओ। उसके बाद कहते हैं आपका सरगीवित, जिसमें कुछ सार तत्व हो। उसका दुर्घट, ऐसा कुछ जिसके घटित होने की आशा हो। तो ये सारे हैं। और भी देख लो, सोपान श्रीनुमा, करतनी कैंची, बरकते हुए बढ़ते हुए, ये सारे वर्ड है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिलहाल हम लोग शुरू करते हैं जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है बातचीत। अब इस बातचीत को हम लोग एक एक लाइन को अच्छे समझते हैं और पूरे स्टोरी को आप लोग को समझाते हैं, क्योंकि बातचीत जो चैप्टर है काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। हर हाल में आप लोग को अच्छे समझना है, एंड तक देखना है, ठीक है। और लेखक परिचय हम लोग ने देख लिया। अब हम लोग जो है इस बातचीत जो पार्ट है इसके एक एक लाइन को समझते हैं, पूरे स्टोरी को हम लोग समझते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इसे तो सभी स्वीकार करेंगे कि अनेक प्रकार की शक्तियां जो वरदान की भांति ईश्वर मनुष्य को दी है, इनमें से वाक शक्ति भी एक है। जैसे कि आप लोग को पता होगा, जो हमें जो है ईश्वर ने कई सारी शक्तियां दी है। देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, खाने की शक्ति, मतलब जितना भी शक्तियां हम लोग के अंदर दी है, उनमें से जो है महत्वपूर्ण बोलने की भी शक्ति है। अगर मानो एक थोड़ा सा इमेजिन करो कि अगर आपके पास वो बोलने की शक्ति नहीं होती तो आपका क्या हाल होता। आज एक इमेजिन करो, एक गूंगे इंसान को देखो कि उसकी हाल क्या है। ना आप उसको कुछ समझ पा रहे हैं, ना वो खुद आपको कुछ कह पा रहा है, ना उसकी क्या खुशी है, उसकी क्या गम है, कब रो रहा है, कब तकलीफ में, किसी को कोई खबर नहीं हो पा रहा है। तो सोचो कि ये जो बोलने की शक्ति है, वाक जो शक्ति है, वो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो समझो कि बातचीत चैप्टर भी हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। आज इस बातचीत चैप्टर के माध्यम से कुछ आप लोग ऐसे चीजें सीखेंगे जो आपको शायद ही पहले पता होगा। तो यही चीज हम लोगों को कहता है, अगर मनुष्य के अंदर वाक शक्ति नहीं होती तो क्या हाल होता। ये होता है कि लोग जो है लूंज पूंज हो जाते हैं, मानो किसी कोने में बैठा दिए जाते हैं, और जो कुछ सुख दुख अनुभव हम अपने दूसरी इंद्रिया के द्वारा करते हैं, उसे अवाक होने कारण आसपास में एक दूसरे से कुछ नहीं कह सुन सकते थे। कहने का मतलब हम जो भी इंद्रिया समझते हैं आप लोग ना, इंद्रिया मानव की 5 इंद्रिया है, 5, जिसको हम लोग ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। आप लोग बचपन से पढ़ते आए होंगे, आंख हो गया, नाक हो गया, कान हो गया, जीभ हो गया, त्वचा हो गया। यानी हमने जो इंद्रियों के द्वारा जो भी चीज ग्रहण किए, ये हमारे अंदर ही रह जाता। आज अगर आपको 2 थप्पड़ कोई लगा दिया, अगर आप बोल नहीं पाते, बताओ किसी को बता पाते कि मुझे 2 थप्पड़ लगा दिया, या फिर उसको कुछ बोल पाते? नहीं पाते। आपको 2-4 बात सुना दिया जाता, कान से आप सुन लेते, लेकिन आप अगर बोल नहीं पाते तो समझो आपको कितना हर्ट होता उसको कि मुझे कुछ भी सुना दिया। आप कुछ गलती नहीं कि आपको इंजाम लगा दिया गया, लेकिन आप बोल नहीं पा रहे हैं, जिसको आपको कितना हर्ट होता। आप एक कोने में सिकुड़ के बैठ जाते कि क्या हो रहा है मेरे साथ। ये है वाक शक्ति ना होने के कारण। समझ रहे हैं आप कितना जरूरी है। तो सुन न सकते। इस वाक शक्ति के अनेक फायदों में स्पीच विकृतता और बातचीत दोनों है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे स्पीच के बारे में, बातचीत के बारे में, क्योंकि कई लोग जो है ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं बातचीत और स्पीच में। सिंपल सा फंडा है, बातचीत और स्पीच दोनों जो है एक नहीं है। आप लोग एक नहीं समझना, यहाँ पे दोनों का एक अलग ही अंदाज है, अलग ही निराला है। जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे, बातचीत में क्या होता है, नॉर्मली हम आपसे बात कर रहे हैं, कोई भी लोग आया उससे बात करें आपस में, हाँ कैसे हो, क्या हो, क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है आजकल, यही तो बातचीत होता है ना। नॉर्मली हमको किसी चीज की ढूंढना नहीं पड़ता, जो मन में आया, जो दिल में आया, सीधा दिल से निकाल देते हैं। लेकिन स्पीच में क्या होता है, वो दिल से नहीं निकालते हैं, वो हमारे दिमाग से निकलता है। समझ में? एक कॉमन सी बात, अगर हम बातचीत और स्पीच में अंतर देखें तो बातचीत में हमारे जो दिल की जो मतलब आवाज निकलती है वो डायरेक्ट दूसरे पर्सन तक पहुंचती है, लेकिन जो स्पीच में होता है वो दिल से नहीं आती है। 90% चीजें आपके दिमाग से आती है, क्योंकि स्पीच में हमें सोचना पड़ता है क्या बोले, जो मतलब हम लोगों को अपने अंदर जो अपने ऊपर जो अट्रैक्ट करवाएं। यानी मुझे क्या ऐसा भाषण देना है जो लोग मुझे पर फिदा हो जाए, तालियों की बौछार लगे, है ना। बातचीत में क्या होता है नॉर्मली, हाँ क्या हो, कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो आजकल, इसमें कोई उम्मीद रखते हो कि सामने से कोई ताली लगाए या फिर कोई मेरा तारीफ करे? नॉर्मली है, दिल से निकाले और सीधा पूछ लिए। लेकिन स्पीच में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, इसलिए कहा जाता है कि बातचीत की जो है ढंग ही निराली है ना।
बातचीत में वक्ता को नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है कि वह बड़े बड़े अंदाज में गिन गिन कर पांव रखा और पुलपित पर जा खड़ा हो। बातचीत में ऐसा नहीं दिया जाता है, वक्ता जो है बोलने वाला है कि हाँ आओ तुम पधारो इधर धीरे धीरे, और क्या कहते हैं कि आकर के फिर बातचीत को, ऐसा नहीं है। ये सारे भाषण में होता है, स्पीच में होता है कि हाँ को बुला रहे हैं, उसको जो भाषण सुनाने वाला आएगा वो यही बोलेगा, हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग काफी अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पधारे होंगे। और मैं स्वागत करना चाहूंगा स्टेज में बैठे जितने भी लोग हैं, एकदम अनाप शनाप जितना भी चीज है, जो तो इतना तारीफ ये सारे दिमाग से बोला जा रहा है, समझो दिल से नहीं है, सिर्फ दिखावा के लिए। पता चला कि मतलब सामने से उसके प्रति कुछ दया है ही नहीं, लेकिन स्पीच में क्या होता है, अपने आप को बनाया जाता है उस काबिल कि हाँ लोग मुझे अच्छा समझे और कहे कि हाँ क्या जबरदस्त भाषण दिया है, लोग ताली मारे एकदम। तो ऐसी चीजें नाज नखरा जो है ये सारी बातचीत में नहीं होती है, ये सारी स्पीच में होती है, वही चीज कहता है। तो जैसे हमें अगर भाषण बोलना होता है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, मजलिस में चेयरमैन लेडीज एंड जेंटलमैन की बहुत सी स्तुति करे करावे और तब किसी तरह वक्ता का आरंभ करे। यानी कहने का मतलब जब कोई भी भाषण देना होता है, डायरेक्ट दिल से आके नहीं बोलता कि हाँ हमने जो ऐसे ऐसे किया, ऐसे ऐसे मुझे करना है, नहीं, पहले अपने आप को एकदम उस काबिल बनाएगा, दिखाएगा कि मैं किस तरह से बोलने की शुरुआत करता हूँ। लेडीज एंड जेंटलमैन कैसे आप सब, और बहुत ही मतलब खुशी की बात है कि आप लोग यहाँ पे आए हैं और मेरे लिए आए हैं। ऐसे ऐसे कुछ बातें अपने आप को बनाया था और एक बोलने का अंदाज होता है, और उसके बाद जो है कुछ इंसान वक्ता जो है बोलने वाला तब कुछ शुरू करता है। लेकिन बात करने से पहले जो बातचीत होता है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं सोचता है, जो मन माया सीधा बोल दिया, घंटों घंटा बातचीत में लगा रहता है, थोड़ा ना कोई सोच के आता है कि मुझे इतना देर तक बात करना, वो बातचीत हो ही जाती है। लेकिन स्पीच के लिए टाइम फिक्स करके आता है कि मुझे जो है 15 मिनट में जो है ये स्पीच खत्म करना है, 20 मिनट खत्म करना है, इतना ही टाइम में, क्योंकि वो दिमाग का बनाया होता है। दिल का रिश्ता कभी टूटता नहीं, आप लोग सुन रखा है ना, दिमाग का रिश्ता टूट सकता है लेकिन दिल का रिश्ता नहीं टूटता। इसलिए जो बातचीत होती है वो दिल से होती है, इसलिए बातचीत जल्दी खत्म नहीं होती है, और स्पीच जो होती है वो दिमाग से होती है। ये कॉमन आप लोग अलग मतलब अंतर समझ लेना। इसलिए स्पीच क्या होती है, वो खत्म हो सकती है और खत्म होती है। ठीक है, कहाँ थे हम लोग, हाँ, स्तुति करावे तब किसी तरह वक्ता का आरंभ करे, जहां कोई मर्म या नोक चुटकी बात वक्ता को महाशय के मुख से निकली कि वाली ध्वनि से कमरा गूंज उठा, इसलिए वक्ता को ख्वामखा ढूंढकर कोई ऐसा मौका अपनी वक्तृता में लाना पड़ता है जिससे जो है करतल ध्वनि आवश्यक हो। ख्वामखा आपने बताया यानी बेवजह जो है वक्ता को कुछ ऐसी वर्ड का चुनाव करना पड़ता है, दिमाग में ढूंढना पड़ता है, जिससे रूम वगैरह सामने में स्टेज वगैरह में जो भी पंडाल के नीचे बैठे हुए लोग हैं, ताकि वो ताली लगाए, गूंज लगाए, जय जयकार करे, है ना। तो ये सब चीज जबरदस्ती का ढूंढना पड़ता है, बेवजह ढूंढना पड़ता है, बट बातचीत में ऐसा कुछ ढूंढना नहीं पड़ता है। बहुत बार मैं आप लोग को इसको समझा दिया, तो आई होप कि आप लोग जो समझ चुके होंगे बातचीत और स्पीच में अंतर। अगले पैराग्राफ में जो कहना चाहता है वही हमारी जो साधारण बातचीत में कुछ ऐसा घरेलू ढंग होता है कि उसमें न करतल ध्वनि का कोई मौका मिलता है, न लोगों के कह के उड़ाने की कोई बात है कि लोग हल्ला गुल्ला करे और जय जयकार कराए, कोई जरूरत नहीं होती है। हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहते हैं, कोई चुटकीली बात आई तो हंस पड़े, मुस्कुराहट से होठों के केवल फर्क उठना ही उस हंसी का अंतिम सीमा होती है। आया कोई फनी बात, एकदम हंस दिए, मुस्कुरा दिए, यानी वो थोड़ा सा अपने जो है मूवमेंट को चेंज किया, उतना ही काफी है। लेकिन स्पीच वगैरह भाषण वगैरह में एकदम हो हल्ला, एकदम हंस रहा है थिएटर, या फिर 10-15 आदमी आपस में कोई कॉमेडी वगैरह तो हम पूरा हंस रहा है। लेकिन बातचीत में ऐसा नहीं होता है, दो आदमी आसपास में बैठे, ठीक है, कोई बातचीत हो रहा है, कुछ बोल दिया, थोड़ा सा मुस्कुरा दिया, मतलब यही हो गया, ये चीज कहना चाहता है। ठीक है, स्पीच का उद्देश्य सुनने वाले के मन में जोश और उत्साह पैदा करना होता है। पूरे जो है भारत को बदल देंगे, ये कहते हैं इतना जोश कर रहा है, हमारे रहते हुए हम लोग गुलामी में जी रहे, एकदम ऐसे ऐसे बातें कहा जा रहा है कि आप उसके अंदर एकदम लगता है कि नहीं वो नहीं बोल रहा है, मैं ही बोल रहा हूँ, ऐसा ऐसा आपके अंदर जोश पैदा किया जाता है। बोलता है जब भारत के बारे में या फिर कोई नेता वगैरह जो है भाषण बोल देते हैं, मुझे इलेक्शन दो, मुझे वोट दो, मैं पूरे जो है जिला को चेंज कर दूंगा, जो डिस्ट्रिक्ट में रहता है, अगर मान लो भारत के प्रधानमंत्री वोट मांगेंगे, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, हमारे भारत आज ये है वो है, आपके अंदर एक तरह का जोश पैदा किया जाता है ना। लेकिन ये बातचीत में ऐसा कुछ नहीं है, दोनों आसमान जमीन का अंतर है, जैसे आप लोग यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे। ठीक है, घरेलू बातचीत में मन रमाने का ढंग, उसमें स्पीच की वजह संजीदगी बेकदर ही धक्के खाती फिरती रहती है। जहां आदमी की अपनी जिंदगी मजेदार बनाने के लिए
खाने पीने चलने फिरने आदि की जरूरत होती है, वहीं बातचीत का भी उसे अत्यंत आवश्यक होता है। जो कुछ धुआं मवाद जमा रहता है वो भाप बनकर बातचीत के जरिए निकल जाता है। काफी इंपॉर्टेंट ये लाइन है, आपको एग्जाम में कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि बातचीत के जरिए क्या बाहर निकल जाता है, तो धुआं मवाद जो जमा रहता है वो बाहर निकल जाता है। कहा जाता है कि जिस प्रकार से इंसान के लिए खाने पीने की जो है काफी अति आवश्यक है, बिना खाए पिए इंसान नहीं रह सकता, उस प्रकार बातचीत भी जरूरी है। क्योंकि आज आप लोग देख रहे होंगे लोगों के बीच में झगड़ा वगैरह होता है, देखते हो। जब मान लो मेरे से कोई, मेरा ही कोई फ्रेंड है, अगर मैं उससे बातचीत नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, तो बोलता है कि उसको मतलब अकर हो गया, ये हो गया, शान हो गया, बड़ा आदमी बन गया है। तो इससे क्या होता है, एक तरह दूसरे की नफरत पैदा हो जाती है। पता चला कि मैं ऐसा कुछ कहा ही नहीं और सामने वाला मेरे प्रति कितना नफरत फैला के रख रखा है, और क्या कहते हैं वो भी कुछ कहा नहीं, मेरा जो फ्रेंड वगैरह है, और मैंने उसके लिए कितना नफरत पैदा करके रखा है। लेकिन अगर वहीं अगर दोनों फ्रेंड आपस में बैठते हैं, कहता है ये क्या बात है, तुमने ऐसा ऐसा कह रहा था मेरे बारे में, उसके पास वो कहेगा तुम भी ऐसा ऐसा कह रहा था, लेकिन पता चला कि नहीं, कोई ऐसी बात नहीं कहा, बस ये गलतफहमी हम लोग जी रहे हैं। अब यहाँ पे देखो बातचीत का कितना इंपॉर्टेंट रोल है कि दोनों आपस में बातचीत करके आपस में मिल सकता है। उसके अंदर जो उसके प्रति नफरत थी, उसके अंदर जो उसके प्रति नफरत थी, वो सारा नफरत जो अंदर दिल में जमा था वो धुआं मवाद बनकर क्या हो गया, उड़ गया, और एक तरह की मोहब्बत जो है आ गई। तो ये सोचो बातचीत का कितनी ताकत है। तो वही चीज यहाँ पे कहना चाहता है, जहां आदमी अपनी जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने आदि की जरूरत होती है, वहीं बातचीत भी अत्यंत आवश्यक है। और जो कुछ मवाद धुआं आपके अंदर में जमा रहता है वो बातचीत के जरिए भाप बनकर बाहर निकल जाता है। अगर आप बातचीत नहीं करते, बताओ वो आपके अंदर जो नफरत उसके प्रति था वो निकल पाता? कभी नहीं पाता निकलने, ठीक है। चित्त हल्का हो जाता है, यानी मन जो है हल्का हो जाता है, स्वच्छ और परम आनंद में मग्न हो जाता है। हम जो है एकदम खुशी में झूम उठते, सोचते कि हाँ, हमारी जो अंदर में जो टेंशन थी वो सारी टेंशन दूर हो गई। एक तरह का हमें ताजगी मिल जाता है, एक माइंड जो रिफ्रेश मिल जाता है। जो माइंड में एक तरह का जो प्रेशर था, जो डिप्रेशन में थे, जो स्ट्रेस था, वो सारी चीजें हमें जो दूर हो जाती है जब हम किसी अच्छे से अपने मन पसंद से बात कर लेते हैं। अगर आपने कभी देखा होगा, कोई भी फ्रेंड वगैरह है आपसे, अगर लड़की का फ्रेंड हो, लड़का फ्रेंड हो, जो भी हो, अगर आपका उसके बीच में झगड़ा हो गया, बहस हुआ होगा, आपको चैन नहीं मिल रहा होगा, एकदम अंदर दिल में एकदम उसके प्रति कितनी बुराइयां एकदम चलते आ रही है। लेकिन जैसे ही आपकी बात होती है, एक दोनों आपस से एक सॉरी बोलते हैं, करते हैं, और उसके बाद जो आपके अंदर की जो है ना वो सारी निकल जाती है। और फिर क्या होता है, आप एकदम उससे एक तरह का अंदर से खुशी सा महसूस होता है, लगता है कि हाँ, मेरी जिंदगी की सारी खुशी मुझे मिल गई। वही चीज कहता है यहाँ पे कि स्वच्छ हो जाता है और परम आनंद में जो है मग्न हो जाता है। बातचीत का भी एक खास तरह का मजा होता है। जिसको बातचीत की लत पड़ जाती है वो उसके पीछे खाना पीना भी छोड़ बैठते हैं, अपना बड़ा हर्ज कर देने को पसंद आता है, पर बातचीत का मन ही नहीं खोना चाहते हैं, है ना। बातचीत का भी एक अपना एक अहम रोल है। जिसको अगर बातचीत की लत पड़ गई तो समझो कि अपना खाना पीना तो छोड़ते ही है, उसके बदले अगर उसका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, उस नुकसान को सहने के लिए वो तैयार है। लेकिन अपने बातचीत में जो लगा हुआ, उस रेस में जो लगा, उसको मनी को नहीं तोड़ना चाहता। बातचीत जो हो रही है उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता है कि नहीं, पूरा बात होगा तभी जाएंगे। देखते हो कभी कभी कोई फ्रेंड वगैरह से बातचीत करते रहते हो, अगर आपकी माँ वगैरह खाना ना खाने के लिए बुला रही है, बोल रहे कि खाना खाने आओ, हाँ जा रहे हैं 5 मिनट, पता चला बात बात करते करते आपके आधा घंटा कब पार कर दिया, अभी तक आपका 5 मिनट नहीं होता है। तो सोचो कि बातचीत में इस तरह ना मग्न हो जाते हैं कि लोग अगर रात में 10 बजे रात में अगर बात करना शुरू करते तो कब सुबह का 4 बज जाता है, तो पता ही नहीं चलता कि हमने 4 बजा दिया। तो ये है बातचीत, एक इतनी इंटरेस्टिंग चीज होती है जो कि दिल से निकलती है, और दिल की बात हमेशा क्या होती है, सच्चाई होती है और सच होती है, और सच्चाई हमेशा लॉन्ग टर्म में चलता है। आप इस तरह से याद रख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज कहता है कि बातचीत जो है कर, मतलब जिसको लत लग जाती है वो अपना बड़ा हर्ज कर देगा, लेकिन वो बातचीत बीच में डिस्टर्ब नहीं करेगा, छोड़ेगा नहीं, ठीक है। जैसे एक रॉबिन्सन क्रूसो का किस्सा तो आप लोगों ने सुना होगा। रॉबिन्सन क्रूसो के बारे में आप थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, जिसकी उम्र जो है 16 वर्ष थी। कितने वर्ष थी? आपको ऑब्जेक्टिव में अगर पूछा जाए रॉबिन्सन क्रूसो की उम्र कितनी थी, तो आपको याद रखना है 16 वर्ष थी। मनुष्य मुख देखने का भी क्या कहते हैं, 16 वर्ष तक मनुष्य मुख देखने को भी नहीं मिला। यानी रॉबिन्सन क्रूसो को जो है 16 वर्ष तक जो अपने जंगलों में अपना जीवन बिताया, उसको मनुष्य का जो है आज तक मुंह नहीं देखा था कि उसके तरह और भी कोई मनुष्य है जो कि बोलता है ना। आज अगर आप लोग कोई देखेंगे मनुष्य,
देख रहे हैं कि हाँ हम बोल रहे हैं तो आपको बताना चल रहा है कि हम बोल रहे हैं तो वो भी बोल रहा है, क्योंकि कॉमन चीज है। लेकिन आप सोचिए कि इस पूरे दुनिया में जितना ये मनुष्य होता है कोई नहीं बोल सकता था और सिर्फ आप अकेले बोल सकते, तो आप अपने आप पे क्या सोचते कि मैं कुछ यूनिक हूं। तो उसको भी यूनिक लगा कि अरे यार, मतलब मैं बोल ही नहीं सकता हूँ, इस तरह हमारे तरह जो मनुष्य है ये लोग बोल सकते हैं। तो 16 साल के बाद जो है वो मनुष्य का मुख देखा। पहले तो ये कुत्ता बिल्ली आदि जानवरों के बीच में रहते थे। 16 वर्ष के उपरांत उन्होंने जो है फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी थी। मान लो ये फ्राइडे है, इसके ये है रॉबिन्स क्रूसो, 16 वर्ष की, ठीक है। सुनी थी, यद्यपि उसने अपनी जंगली बोली में कहा था, पर उस समय रॉबिन्स को ऐसा आनंद हुआ मानो उसने नए सिरे से फिर आदमी का चोला पहना। उसको ऐसा खुशी हुआ, लगा कि नहीं एक्चुअल में अब मेरी जो है मनुष्य के रूप में पैदाइश हुई, अब मनुष्य के रूप में मुझे जिंदगी मिली है, ठीक है। तो इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य की वाक शक्ति में कहां तक लुभा लेने की ताकत है, जिनसे केवल पत्र व्यवहार है, कभी एक बार भी साक्षात्कार नहीं हुआ, यानी जिससे आज तक कोई मिला ही नहीं। आप सोचिए कि उस इंसान से बातचीत के जरिए उस इंसान को कितना खुशी दे सकता है। समझ रहे आप लोग? कभी किसी से अगर आप नहीं मिले हैं, सिर्फ बातचीत के जरिए उसको कितना खुशी दे सकते हैं। अगर सोचो अगर पास में साथ में रह के बातचीत करें तो कितना और होगा। उसके बारे में कहते हैं, क्या कहते हैं कि अपने प्रेमी से बात करने की कितनी लोगों को लालसा रहती है ना, लालसा रहती है, उम्मीद रहती है बात करने का। अपने अभ्यंतरिक भाव यानी अंदर की भाव दूसरे पर प्रकट करना और उसका आशय आप ग्रहण कर लेना, दूसरे पर प्रकट करना, उसका आशय अपने आप ग्रहण कर लेना शब्दों ही के द्वारा हो सकता है। किसके द्वारा हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ शब्दों के द्वारा ही हो सकता है। और वो शब्द क्या होगा, वो कहां से निकलेगा? वो निकलेगा आपके बातचीत से, ठीक है। जब तक सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। बेन जॉन्स का यह कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, बहुत ही उचित जान पड़ता है। बेन जॉन्सन कहते हैं जब तक मनुष्य बोलता नहीं उसका साक्षात्कार, उसके अंदर की चीजें आप लोग नहीं समझ पाएंगे। और ये बात बिल्कुल सच है। बताइए अगर आपके पास कोई अननोन इंसान आ गया, क्या आप उसको आइडिया कर पाएंगे, उसको समझ पाएंगे कि वो किस नेचर का इंसान है, आपके प्रति वो कैसा होगा? बिल्कुल भी नहीं। आपसे अगर वो बात करेगा 2-4 मिनट 10 मिनट, उस बात के जरिए से आप उसको समझ पाएंगे कि ये हृदय इसका कैसा है, ये दिल के कठोर है या दयालु है, आपको कितना ये हेल्प कर सकता है या फिर आपको कितना नुकसान पहुंचा सकता है। तब जब आप उससे बात करेंगे तो बात करने से इंसान के अंदर की जो भी उसके अंदर जो खराबी जो भी अच्छाई है वो आप 1 मिनट में परख लेते हैं। तो आपको समझ में आ गया। इसलिए बेन जॉनसन जी कहते हैं जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष जो है वो प्रकट नहीं होता। हम उसके जो अंदर क्या खराबी है क्या अच्छा है इसको हम लोग नहीं देख पाएंगे। ये आपको सेंटेंस हो सकते हैं ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाए, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। किसने कहा? बेन जॉनसन ने, ठीक है। इसी बातचीत की सीमा 2 से लेकर वहां तक रखी जा सकती है जहां तक उनकी जमात मीटिंग या सभा न समझ ली जाए, है ना। जब मान लो एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड से बातचीत किया जा रहा है, सामने से दूसरा आ गया, अरे यार तू कहाँ था, हम लोग तब से बात किए जा रहे हैं, फिर आया, इस तरह से बातचीत अगर होता रहे तो इस तरह एक सभा मीटिंग का भी रूप ले सकता है, ठीक है। असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, जिसका तात्पर्य ये हुआ कि जब 2 आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे को सामने खोलते हैं। आप क्या बताओगे, कोई बात आपस में कर रहे होते हैं, अकेले में रहते हैं तो क्या होते हैं, एकदम बहुत गुप्तनी बात चल रहा है, एकदम बोले जा रहे हैं, जैसे ही तीसरा फ्रेंड, भले वो आपका अपना फ्रेंड हो, तीसरा फ्रेंड एंट्री होता है, आप टॉपिक चेंज कर लेते हैं कि ना ये बात तो मुझे नहीं बोलना है। इसलिए कहता है असल बातचीत जो सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच हो सकती है। अगर कोई तीसरा व्यक्ति आता है तो अंदर से डर रहता है कि ये बात कहीं वो लीक न कर दे, किसी और को न पहुंचा दे, क्योंकि जब आप बात कर रहे हैं तो आपके पास 4 कान होते हैं 2 व्यक्ति के पास, लेकिन जैसे ही वहां पे आप दूसरा एंट्री करता है तो 6 कान हो जाते हैं, और जब कान की संख्या बढ़ा तो समझो बात लीक होने के भी चांस बढ़ गया, ठीक है। वही चीज कहता है कि असल बातचीत जो होता है वो सिर्फ
दो व्यक्ति में ही हो सकता है, जिसका तात्पर्य हुआ कि जब दो आदमी होते हैं तभी अपने दिल की बात जो है एक दूसरे को सामने में खोलते हैं। जब तीन हुए तो वह दो की बात कोसों दूर तक गई। कहा भी गया है कि 6 कानों में पड़ी बात खुल जाती है ना, और वो बात कोसों दूर तक तो जाएगी ही, लेकिन ये कहावत भी है, कहा भी गया है, जो 6 कानों की बात जो है वो जल्दी खुल जाती है। ठीक है, तो आगे कहता है जैसे गर्म दूध ठंडे पानी के दो बर्तन पास साट के रखे जाते तो एक का असर दूसरे में पहुंच जाता, अर्थात दूध ठंडा हो जाता और पानी गर्म। वैसे ही वह आदमी पास बैठे हो तो एक गुप्त असर दूसरे तक पहुंच जाता है, चाहे एक दूसरे को देखे भी नहीं हो, है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक मान लो ये ठंडा बोतल है, ये गर्म है, अगर दोनों पास में रखे होंगे ना तो पता क्या चलता है, जब दो बोतल रखा जाए तो इस तरह असर दिखा सकता है। जब दो आदमी रहेगा तो उसके गुण प्रकट को एकदम भाप लेगा, है ना। देखते हैं पास में कोई बैठा रहता है, अगर वो किसी से बात कर रहा है या फिर कुछ देख रहा होता है या फिर अपने में कुछ बोल रहा होता है या कुछ पढ़ रहा था, तो हम उसके नेचर को भाप लेते हैं कि वो किस तरह का इंसान है। कि वो खराब टाइप को, उसको बिहेवियर देख करके, उसको चलने का तरीका देख करके, उसको बैठने का तरीका देख के हम जान लेते हैं कोई प्रोफेशनल व्यक्ति है या फिर एक जो मतलब जैसा तैसा व्यक्ति या फिर दिल का कैसा है। ये सारी चीज बैठने पे जान लेते हैं। तो सोचो अगर बैठ के बात करें तो उसके अंदर की कितनी हम अच्छाई या खराबी को जान सकते हैं। तो यही चीज कहता है बातचीत एक ऐसा है कि पास में अगर बैठ के उससे हम बातचीत कर लेना तो उसकी समझो के अंदर की दिल की सारी बातें को हम लोग जान सकते हैं। ठीक है, तब बोलने को कौन कहे, एक के शरीर की विद्युत दूसरे में प्रवेश करने लगती है। अब वहां पे बोलना ही क्या, एक दूसरे के अंदर की जो है बातें वो आसानी से समझ सकते हैं। जब पास बैठने का इतना असर होगा तो सोचो बातचीत का क्या होगा, बातचीत में कितना अधिक असर होगा, इसे कौन न स्वीकार करेगा। तो अब इस बात को 3 आदमियों के साथ देखना चाहिए। अब ये तो 2 आदमी हो गया, मानो एक त्रिकोण सा बन जाता है, तीनों चित्त मानो 3 कोण और 3 मनोवृत्ति के परस्पर की धारा मानो उस त्रिकोण की 3 रेखाएं हैं। गुपचुप असर तो उन तीनों में परस्पर होती है। जो बातचीत 3 में की गई हो वो मानो अंगूठी की नग सी जर जाती है ना। उपरांत जब 4 आदमी हुए तब तो बेतकुल्फी का बिल्कुल भी स्थान नहीं होगा उसमें। ठीक है, खुल की बातें नहीं होगी, जो कुछ बातचीत की जाएगी वो सिर्फ एक तरह का फॉर्मेलिटी होगा निभाने की। गौरव, हाँ कैसे हैं, बस सब बढ़िया चल रहा है, और तुम कैसे हो, और तुम कैसे हो, हाँ सब कैसे, यहाँ आना हुआ सबका, एक तरह का फॉर्मेलिटी चलेगा दिखावा के लिए। जैसे स्पीच वगैरह में जो दिखावा होता है ना, माइंड से दिल से नहीं निकालते हैं वहां पे। दिल से असल आप 2 ही आदमी के पास जो एक्चुअल बातचीत होगा उसी में दिल से निकाल पाएंगे। बाकी 3-4 आदमी रहेंगे तो आप ये सोचेंगे पता नहीं कौन कैसा इंसान होगा, तो यहाँ पे जो हम अच्छे से बोल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो एक तरह का आप वहां पे फॉर्मेलिटी निभाते हैं। ठीक है, गौरव संजीत और लक्ष्य में सुनी हुई होगी, 4 से अधिक बातचीत को लेकर केवल राम रमोबल ही कहलाएगा। जब 4-5 आएगा तो समझो कि एक तरह का मजलिस हो जाएगा वो, और जानते हो कि मजलिस में क्या होता है, कोई समझता नहीं कौन कैसा है, किसका दिल क्या है, एकदम हो हल्ला होगा एक तरह का वो। ठीक है, इसलिए यहाँ पे वर्ड यूज किया है राम रमोक्कल कहलाएगी। उसे हम संलाप नहीं कह सकते। इसी बातचीत के अनेक भेद होते हैं। बातचीत के फिर क्या हुआ, अनेक भेद होते हैं, उसमें हम जानेंगे अनेक भेद में कि एक बूढ़े किस तरह की बात करते हैं, एक जवान किस तरह की बात करते हैं, एक लड़के किस तरह की बात करते हैं, एक लड़की किस तरह की बात करते हैं, किसी के माता पिता किस तरह के, किसी के बच्चे किस तरह की बात करते हैं। तो ये बातचीत के भी एक अलग निराला है, अलग ही ढंग है। हर में हर तरह की बात नहीं होती है। क्या बताओ, आप अपने फ्रेंड से, जो आपके जूनियर फ्रेंड है, आपके जो एजेड के जो भी फ्रेंड है, आप उससे समय कहाँ रहे, क्या कर रहे हो, क्या बात है, फोन वगैरह कुछ नहीं किया जा रहा, ऐसे बोलो। लेकिन अपने से कोई भाई समान अगर कोई आपके फ्रेंड है या फिर व्यक्ति है, क्या आप उसी तरह बोलोगे कहाँ रहे, क्या रहे, फोन वगैरह नहीं कर रहा है, बोलोगे? नहीं बोलोगे। मतलब सबके साथ बात करने का तरीका भी अलग है। और आप अपने फ्रेंड में बात करेंगे तो आप अपनी ही जिंदगी में जो लाइफ में चल रहा है उसी को ले के बात करेंगे, क्या कर रहा है, तुम्हारा पढ़ाई लिखाई कैसे चल रहा है, मेरा तो यहाँ है, और जॉब वगैरह क्या सोच रखा है, ऐसे ही। लेकिन वहीं पे अगर कोई बुरा व्यक्ति करेगा वो इस तरह की बात नहीं करेगा, उसको बात करेगा 10 अच्छाई, मतलब झूठ तो 4 सच्चाई रहेगा बात में, एकदम ठेकम फाक वाला है। एकदम ऐसा लगेगा कि अभी भी दुनिया जो है बच्चा ही है। जैसे आप किसी बच्चे के सामने जो हरकत करते हैं, 2-4 साल का बच्चा होता है, सोचे झूठ बोल देंगे, कुछ भी बोल देंगे, वो मान जाएगा। उसी प्रकार एक बूढ़े की भी सोच यही होती है कि दुनिया में जितने भी जवान वगैरह जो भी व्यक्ति है, सब बच्चा है, उसको जैसे बोलेंगे वैसे ही मान जाएगा। ठीक है, इसलिए वो 10 झूठ बोलते हैं तो 4 ही सच बोलते हैं। जैसे बोलेगा कि हम लोग के जमाने में तुम लोग कैसा हो,
हम लोग के जमाने में एकदम बड़े बड़े पहाड़ को खोद देते थे, दो चार क्या कहते हैं कि लोगों को एक हाथ में देख लेते थे। रात में जो है एकदम अकेले जो है 12 बजे रात 2 बजे रात एकदम आराम से भूत से लड़ लेते। यानी इस तरह की फिर ऐसा लगे कि आप बच्चे हैं, आपको तो दिमाग है ही नहीं, इस प्रकार की बातें बोलेंगे, आदम जवान की बातें बोलेंगे। तो वही चीज कहता है यहाँ पे बातचीत क्या नहीं होते हैं। जैसे दो बुढ़े की बातचीत होगी तो प्राय जमाने की शिकायत पर होगी, जो जमाने में जो शिकायत चल रहा है कि आजकल के देख रहे हो माहौल कैसा चल रहा है, लड़की मत रखो, जल्दी शादी दिलाओ निकालो, नहीं तो ऐसा नहीं होता है। मतलब कुछ तरह की चुगली वाली बात भी रहेगी, तो कुछ तरह की एकदम अनाप शनाप तरह की बात है, जमाने की बुराइयां रहेगी भरे हुए। ठीक है, शिकायत पर हुई करती है। वे बाबा आदम के समय की ऐसी दास्तां शुरू करते हैं जिसमें से 4 सच तो 10 झूठ होते हैं। एक बार उनकी बातचीत का घोड़ा छूट जाना चाहिए, यानी एक बार उसकी बातचीत का अगर घोड़ा छूट गया, बोलना अगर शुरू हो गया, आपकी मजाल नहीं होगी कि उसके मुंह बंद करा सके। ठीक है, पहली बातचीत क्या कहते हैं, पहाड़ों बीत जाने पर भी अंत नहीं होगा। प्राय अंग्रेजी राज्य प्रदेश और पुराने समय की रीति नीति का अनुमान क्या कहते हैं कि अनुमोदन और इस समय के सब भांति लायक नौजवानों की निंदा उनकी बातचीत का मुख्य प्रकरण होगा। इसमें अंग्रेजों के लिए बात, अंग्रेजों के जमाने की कोई बातचीत हो, नौजवानों की ये सारी निंदा हो, इन सब चीज पे एकदम शुरू करेगा तो एकदम लग जाएगा। हमारे जमाने में जो आए हुए थे अंग्रेज से ऐसे ऐसे किए थे, ये किए थे, वो किए थे, बहुत सारी चीजें ऐसे जो है बातचीत कराएगा। ठीक है, बातचीत में बोलेगा। आगे हम लोग को पढ़ना है कि जो दो बुढ़ियों की जो बातचीत का मुख्य प्रकरण क्या होता है। तो जब देखो यहाँ पे बातचीत में आप लोग देख पा रहे है ना, लोगों के अलग अलग। अब यहाँ पे दो बुढ़ियों की बातचीत के बारे में अगर बोले तो वो कैसे बातचीत करते हैं। इन लोग में क्या होता है कि अपने बहुओं बेटियों का गिला शिकवा होगा। यहाँ पे अपने बहु बेटियों का बोलेगा, बेटी मेरी बेटी तो एकदम अच्छी है, बोले कि मेरी बेटी इतनी अच्छी नहीं है, क्या बोलोगे, मतलब दिन दिन भर सोई रहती है। कोई बोलेगा बहू, मेरा बहू तो बेकार आ गया, समझ नहीं आ रहा कैसे अपनी जिंदगी ये करें। एकदम बहू बेटी ये सब चीज, आपकी बेटी, आप अपने बेटे का शादी कब दिला रहे हैं, यही सब चीज की बातचीतें होगी। ठीक है, वे जो है बिरादर है, कोई ऐसा जो है रमसरा छेड़ बैठेगी की बात करते करते अंत में खड़े दांत निकाल लड़ने लगेगी। लड़के की बातचीत खिलाड़ी हुए तो अपने आसपास तारीफ करने के बाद कोई और सलाह सांगेंगे। अगर वहीं पे लड़के हो गए तो लड़के में अगर बातचीत चल रहा है तो कोई खिलाड़ी के बात हो गई, कोई हीरो के बात हो गया, मेरा तो फेवरेट वो हीरो है, ऐसे ऐसे की बात चलेगा और ये सब होता है। लेकिन अगर वहीं पे जो है इसके बात रहेगा फैमिली के, तो क्या होगा, अपने बहू बेटी बेटा के बारे में बात करेगा, तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है। कोई बोलेगा, अगर किसी का माता पिता रहेगा दूसरे के माता पिता से, मेरा बेटा तो ये पढ़ा लिखा किया, मैंने तो बहुत मेहनत से पढ़ाया, हाँ दो बेटा मेरा जॉब में है, ये सब बात करेगा। लेकिन वहीं पे अगर लड़के होगा, अरे तुम्हारा क्या फेवरेट है, चलो कहाँ चलती हो आज, यानी अलग अलग सबकी निराली है, सब अलग अलग तरह की बात करेंगे। ठीक है, वो खिलाड़ी की बात करेंगे, अपने अपने तारीफ करने के बाद वे कोई सलाह सांगेंगे जिससे उनके अपने शैतानी जाहिर करने का पूरा मौका मिले। स्कूल के लड़ाकों की बातचीत का उद्देश्य करेंगे, अपने उस्ताद की शिकायतें या तारीफ करेंगे, अपने सहपाठियों से किसी के गुण अवगुण और क्या कहते हैं कथोपकथन का होगा। पढ़ने में कोई लड़का तेज हुआ तो कभी उनके सामने दूसरे कुछ न गिनेंगे। इस तरह की बातचीतें होती है जवानों के बीच में, लड़कों के बीच में। ठीक है, तो दबी बिल्ली का सा स्कूल भर का अपना गुरु को मानेगा। इसके अलावा बातचीत की और भी बहुत सी किस्में हैं। राजकाज की बात हो गया, व्यापार संबंधी बात हो गया, कोई व्यापारी हो गया तो वो सिर्फ व्यापार संबंधी बातें करेगा, उसको कोई मतलब नहीं है और तुम्हारा व्यापार कैसा चल रहा है नहीं चल रहा है। कोई राजपाट है तो वो राजा की बारे में बात करेगा, तुम्हारा राजपाट कैसा चल रहा है और कैसे चल रहा है, क्या महंगा क्या सस्ता, ये सब चीजें बात करेगा। दो मित्र हो गया, प्रेम लाभ इत्यादि हो गया तो प्रेम की बातें करेगा। हमारे देश में अशिक्षित लोग जो है बैठकी होती है, लड़कियां लड़के वाले की ओर से एक आदमी जो है बिचवाई होकर दोनों की विवाह में संबंधी कुछ बातचीत करते हैं। कभी कभी अगर शादी करना होता है लड़का लड़की का तो बीच का एक व्यक्ति लेते हैं, उससे बातचीत करते हैं लड़के के बारे में, और फिर लड़के वाले उसको बुलाते हैं, वो बातचीत करते हैं लड़की के बारे में। इस तरह से बीच का एक व्यक्ति होता है जो कि एक दूसरे को खबर देता है, बताता है। तो आगे कहता है, उस दिन से बिरादरी वालों को जाहिर कर दिया जाता है कि अमुक की लड़की अमुक के लड़के के साथ विवाह पक्का हो गया और ये रस्म बड़े उत्साह के साथ की जाएगी।
उसी प्रकार कहते हैं चंडू खाने की बातचीत में भी निराली होती है। निदान बात करने के लिए अनेक अनेक प्रकार के ढंग होते हैं। चंडू खाने मतलब जहां अफीम खाने की जगह हो, जहाँ पे कोई शराब भट्टी हो, कुछ हो, तो वहां पे उसी प्रकार की बात होगी। तो यानी इस बातचीत के आप अगर अपने माइंड से इमेजिन करेंगे तो बहुत सारे की बातचीत है, सबका अलग अलग जो है फील्ड में अलग अलग प्रकार की बात होती है। कोई अगर मूवी की बात चले तो मूवी की बात कर सकते हैं। वहां पे लोग जो हीरो वगैरह होते हैं वो अपने ही लेवल के अपने ही तरह के बात करेंगे। कोई व्यापार है तो व्यापार की तरह बात करेंगे। कोई अगर स्टोरी राइटर है तो अपने स्टोरी राइटर की तरह बात करेंगे। तो यानी जिस फील्ड में जो है वो अपने अपने फील्ड की तरह ही बात करेंगे, अपने ही फील्ड की तरह ही सोचेंगे। ठीक है, आगे में कहता है कि यूरोप के लोगों को बात करने का ही हुनर है। ठीक है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा जाता है इस हुनर को। यूरोप के लोगों में बात करने का हुनर है, इसको क्या कहते हैं? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। जहां तक बढ़ा कि स्पीच और लेख दोनों इसे नहीं पाते हैं, इसकी पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण द्वयमंडली में है। ऐसी चतुराई के प्रसंग छोड़े जाते हैं जिन्हें सुन कान को अत्यंत सुख मिलता है। कहा जाता है कि यूरोप के लोगों को बात करने का ही कुछ कला है। यहाँ तक कि बात ही नहीं, स्पीच भी उन लोग की निराली है। बोलता है मतलब कभी भी सुनते हैं तो कान को ऐसा लगता है कि बार बार सुने ऐसी बात है। आगे कहते हैं कि चतुर सायने अपनी बातचीत को सरस रखते हैं, वह रस हमारे आधुनिक शुष्क पंडित की बातचीत में, जिसे शास्त्र कहते हैं, कभी आवेगा ही नहीं। मुर्ग और बटेर की लड़ाइयां झपटा झपटी सामने उनके नीरस कांव कांव में सरल सलाप की चर्चा ही चलाई वर्थ है, वरना कपट और एक दूसरे को अपने पंडित के प्रकाश के बाद में प्रास करने का संघर्ष आदि रसभास की सामग्री वो बहुतलायत के साथ आपको मिलेगी। घंटे भर तक काव काव करते रहेंगे, कुछ न होगा। बड़ी बड़ी कंपनियां, कारखाने आदि बड़े बड़े काम इसी तरह पहले दो चार दिली दोस्तियों के बातचीत से शुरू किए जाते हैं। कहा जाता है जो भी कंपनियां या फिर जो भी कारखाना, जो भी चीजें की शुरुआत होती है, पहले क्या होता है? पहले आपस में बातचीत होती है, बातचीत में चलता है, माइंड लगाते हैं, चलो क्या बोलते हो, हम लोग मिलके ये ऐसी काम शुरू करें तो कैसा रहेगा? तो दूसरा फ्रेंड बोलता है क्यों नहीं किया जाए। और इस तरह करते करते एक दिन बड़ा बड़ा कंपनियां खड़ा होती है, बड़े बड़े काम कारखाने शुरू होती है। तो ये किसकी वजह से होता है? ये सारी चीजें जो है वो बातचीत के ही जरिए से होता है। ठीक है, बढ़ते जाते हैं, यहाँ तक कि मेरे हजारों मनुष्य के उनके जीविका चलाने लगती है और साल में लाखों आमदनी होने लगती है। 25 वर्ष के ऊपर वाले की बातचीत अवश्य ही कुछ न कुछ जो है सर्ग भाती होती है अनुभव, और क्या कहते हैं कि दूरदेशी की खाली नहीं होगी। और 25 से नीचे की बातचीत में यद्यपि अनुभव, दूरदर्शी और गौरव नहीं पाई जाती है। कहा जाता है जो व्यक्ति की जो उम्र है 25 साल से प्लस है, उसकी बातों में दिलचस्प होती है, एक प्रॉपर बात होती है, उसके अंदर उसकी बात का मर्यादा रखा जाता है, मायने रखा जाता है। लेकिन वहीं पे अगर 25 साल के कम के व्यक्ति है, उनकी बात को इतनी प्रॉपर ठोस नहीं मानी जाती है, उनकी बात जो है इतनी पुख्ता नहीं होती है। ठीक है, पर इसमें एक प्रकार की कैसा दिल बहलाव ताजगी रहती है, जिससे कि मिठास और उससे 10 गुना बढ़ जाती है। भले वो कम एज के है लेकिन उसकी बातों में एक ऐसी मिठास लगती है, एकदम मजा आ जाता है सुनने में, बात करने में। भले इन लोग को राजपाट के बारे में इतना ही नहीं पता, लेकिन जो ही बोलता है वो दिल से बोलता है, और दिल से बोलने के बाद हम लोग को अंदर से अलग ही वो फीलिंग आती है, वो मजा आता है। 10 गुना मजा बढ़ जाता है जब वो 25 साल से प्लस की व्यक्ति बोले, 25 साल से कम बोले तो। ठीक है, आगे कहता है कि यहाँ तक हमने बाहरी बातचीत का हाल चाल देखा। ये सब हमने क्या देखा? बाहरी बातचीत का हाल देखा, जिसमें दूसरे फरीक के होने की बहुत आवश्यकता है, बिना किसी दूसरे मनुष्य के होते हुए किसी तरह संभव नहीं है। और जो दो ही तरह पर हो सकता है, या तो कोई हमारे यहाँ कृपा करे या हम जाकर दूसरे की कृतज्ञ करें। ये सब तो दुनियादारी जिसमें कभी कभी रस भास होते हैं, देर नहीं लगती, क्योंकि जो महाशय अपने यहाँ पधारे उनकी पूरी दिलजोई ना हो तो नहीं हो सकती, तो नहीं हो तो क्या कहते हैं शिष्टाचार में त्रुटि हुई। अगर हम ही उनके यहाँ गए तो पहले बिना बुलाए जाना है अनादर का मूल है, और जाने पर अपने मन माफिक ना किए जाए तो भी मानो दूसरे प्रकार का नया घाव हुआ। कहने का मतलब ये हुआ कि क्या बातचीत जो है सिर्फ और सिर्फ उसके लिए दो लोगों का होना जरूरी है? तो कहता है आगे में
कि अगर हम मानते हैं अगर दो लोगों का होना जरूरी है तो हम कब तक किसको ढूंढते रहे बातचीत के लिए? क्या खुद से बातचीत नहीं हो सकती है? अगर हम ढूंढते हैं तो क्या होता है कि हमको किसी को बुलाना पड़ता है, वो नहीं आते हैं, उसको फुर्सत नहीं। अगर हम जाते हैं तो एक तो जाओ, सोचो कि अगर खुद से जा रहे हैं बिना दावत के तो इसमें भी एक तरह के बेअदबी है ना। अगर वहां पे जा रहे हैं, अगर मेरे हिसाब से बातचीत नहीं हो पा रही है, हम जो सोच के जा रहे हैं, मन में सोच के गए थे आज इस तरह की बातचीत करना है, पता चला कुछ और वहां पे बातचीत शुरू हो गई, मन में एक अलग सा घाव पैदा हुआ था कि मैं किस लिए आया था और यहाँ पे किस प्रकार के अपना ही बखेरा हो गया। होता है अभी क्या इसमें ना, आप दिल से टूटे हुए रहते हैं, सोचते कि जाएंगे उसके यहाँ दो चार बात करके शायद दिल हल्का हो जाएगा, पता चलता है कि वो अपना इतना सारा बखेरा आपको सुनाना शुरू कर दिया। सोचे कि हम क्या आए थे, मेरे से बड़ा तो इंसान तो यही, मतलब हमसे बड़ा जो है दुखेरा वाला इंसान निकल गया। होता है ना, एक कहावत है कि फकीर को मतलब भिखारी को भीख देने से पहले खुद इतना बड़ा भिखारी बन जाओ कि भिखारी भी सोचे कि ये तो हमसे बड़ा भिखारी है। तो वही चीज अपना दुखड़ा सुनाने के लिए किसी और को गए, तो इससे बड़ा दुखड़ा उसी को है, वो अपना दुखड़ा सुना रहे हैं, पता चला कि अपने आप को और भी घाव रहा है, तो बिन बुलाए आए इसके यहाँ और पता चला कि अपने में ही ये अपना ही दुखड़ा सुनाने में मस्त है। तो यही चीज कहता है क्या ऐसा कोई रास्ता नहीं है जो हम अकेले से जो है बातचीत करें। तो आगे क्या कहता है, और जाने पर अपने माफिक बर्ताव नहीं किया तो मानो दूसरे प्रकार का नया घाव हुआ। इसलिए सबसे उत्तम प्रकार बातचीत करने का ये यही समझते हैं कि हम वह शक्ति अपने अंदर में पैदा कर सकते हैं कि अपने आप बात कर लिया करो, हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए रंग दिखलाई करती, वह क्या कहते हैं प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ी भारी आईना है जिसमें जैसे चाहो वैसे ही सूरत देख लेना, कुछ दुर्घट बात नहीं। और जो कुछ एक ऐसा चमन स्थान है जिसमें हर किस्म की बेल बूटे खिले हुए हैं, ऐसे चमन स्थान को और क्या कम दिल बहलाव है। कहने का मतलब अब हमारे जो अंदर एक तरह की सोच डेवलप हुई और हमने खुद से ये चीज सोचा कि क्या करना है, इन सब लोगों के पास जाके बातचीत करना, उसके लिए टाइम नहीं है और टाइम नहीं है और अपने हिसाब से बातचीत भी नहीं होती है। तो खुद से एक अंदर से झांकते हैं और क्या हम खुद से बातचीत नहीं कर सकते हैं। तो लेखक ने सोचा तो पता चला कि हमारे दिल में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम खुद से कर सकते हैं, हमारे अंदर है, हम बात कर सकते हैं, अपने दिल को बहलाव कर सकते हैं। ठीक है, मित्रों का प्रेम लाभ कभी इसको 16वीं कला तक भी न पहुंचा सकता है। इसी सौर का नाम ध्यान या मनो या चित्त को एकाग्र करना है, जिसका साधन एक दो दिन का काम नहीं, वर्षों के अभ्यास के उपरांत यदि हम थोड़ी भी अपनी मनोवृत्ति स्थिर कर अवाक होकर अपने मन से बातचीत कर सके तो मानो कि अहभाग्य एक वाक शक्ति मात्र के दमन में ना जाने से कितने प्रकार का दमन हो गया। हमारी जिन्हा करती है कि सामान सदा स्वच्छ चलता रहे, उसे यदि हमने काबू में कर लिया तो क्रोधित बड़े बड़े आज ये शत्रुओं बिना प्रयास जीते अपने वश में कर डाला। इसलिए अवाक रह के अपने बातचीत करने का यह साधन यावत साधन में मूल है कि शक्ति परम पूज्य मंदिर परम परमास्त्र एकमात्र सोपना है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग जो है अब से ठानेंगे कि हमें जो है अब खुद से बातचीत करना है, हमारे अपने मन की आत्माओं के साथ बातचीत करना है, अपने अंदर वो चीज झांकना है और हमें अपने से ही बात करना है। बालकृष्ण भट्ट जो है कहते हैं कि हमें जो है बातचीत करने के लिए किसी को भी ढूंढना नहीं है। ये जो कहा जाता है ना असल बातचीत दो व्यक्तियों के बीच होती है। अब हम कहाँ कहाँ अब अभी के मॉडर्न के टाइम पे अब किसी को भी वो फुर्सत नहीं है जो आपसे वो 2-4 मिनट बातचीत करें। तो ऐसी में हम क्या करें, ऐसे में अपने आप को ढूंढिए, अपने दिल से अपने जो है आपके अंदर जो आत्मा है उन आत्माओं को जगाइए और अपने आप से बातचीत करिए। यही आपकी सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि अब वो आपके पास टाइम नहीं है किसी भी व्यक्ति को जो आपसे आपके अंदाज में बातचीत करे। तो इसी चीज को हमको लास्ट में सबक यही मिलता है कि जो हमें बातचीत करना है वो किससे करना है, अब वो अपने आप से करना है। अब इस पूरे को हम लोग थोड़ा सरल भाषा में देखते हैं, इसका सारांश जानते हैं, ताकि आपने इस चैप्टर को जो पढ़ा इसमें क्या कहना चाहता है, इस चैप्टर के अंदर हम लोग को क्या सीखने को मिलता है। ठीक है, ये पूरे सारांश को देखते हैं, क्योंकि आपको सारांश के रिलेटेड जो क्वेश्चन आपको पूछे आते हैं कि बातचीत पाठ का सारांश बताएं। ठीक है, इसमें लेखक जो है क्या कहना चाहता है, इस बातचीत पाठ को आपको शॉर्ट में समझाना है। तो कैसे समझाओगे, ध्यान दीजिएगा। इसी शॉर्ट को आप लोग समझ लिए तो समझो कि पूरे पाठ को आप लोग आसानी से समझ गए।
बातचीत निबंध बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया। इसमें उन्होंने वाक शक्ति को ईश्वर का वरदान माना है, जो बोलने की शक्ति है उसको क्या माना है, ईश्वर का वरदान माना है। उन्होंने कहा कि अगर बातचीत की शक्ति मनुष्य में ना होती तो समाज का हाल आज क्या होता। उन्होंने बताया कि बातचीत में व्यक्ति की स्पीच की तरह नाज नखरा जो है वो नहीं होता है, जिस प्रकार स्पीच में नाज नखरा होता है वो बातचीत में नहीं होता है। उन्होंने कहा कि जैसे जीवन को मजेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने की जरूरत होती है, वैसे ही बातचीत भी जो है इंसान के लिए आवश्यक है। बातचीत से मन हल्का होता है, स्वच्छ हो जाता है, साफ हो जाता है और मवाद जो होता है वो हृदय से बाहर, हृदय में जो जमा होता है वो बाहर निकल जाता है, कैसे भाप बन करके उड़ जाता है। उन्होंने कहा कि बोलने से ही मनुष्य के रूप में का साक्षात्कार होता है। लेखक ने बातचीत के प्रकार को भी बताया, जैसे बताया कि उनके अनुसार असली बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच होती है, जब दो लोग एक दूसरे के सामने अपना दिल खोलकर बात करते हैं। तीसरा व्यक्ति के बीच बातचीत केवल जो है फॉर्मेलिटी के तौर पे होता है, तीसरा चौथा के बीच में, ठीक है। असल बातचीत दो व्यक्तियों के बीच होता है। उन्होंने यूरोपीय लोगों की बातचीत का हुनर को समझाया, जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा गया, कि उन लोग के बोलने की कलाई कुछ और है। सुनो तो मन करता है कान के हमेशा सुनते ही रहे, ठीक है। उन्हें सैदरी गोष्ठी भी कहा। अंत में उन्होंने कहा कि हमें अपने अंदर बातचीत की शक्ति पैदा करनी चाहिए, जिससे हम अपने आसपास से अपने आप से बातचीत कर सके, क्योंकि बातचीत की यही सर्वोत्तम तरीका, सबसे अच्छा तरीका है। अब हम किसको ढूंढें कहाँ बातचीत करने के लिए, तो सबसे सर्वोत्तम तरीका बालकृष्ण भट्ट के अनुसार अपने आप से बात करना है, ठीक है। तो आप लोग को जो है समझ में आया होगा। बाकी अगर जो भी चीजें आप लोग को डाउट वगैरह है वो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर लिखिएगा, ठीक है। कैसा भी वीडियो लगा आप लोग जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो बाकी आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आपके जो भी फ्रेंड वगैरह है अभी तक एडमिशन वगैरह नहीं लिए हैं, तो आप लोग उसको थोड़ा सजेशन करिएगा, एडमिशन ले जल्द से जल्द, ठीक है। बाकी जैसा भी आप लोग लगा फीडबैक जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका एमसीक्यू क्लास में, उसके बाद हम लोग इसका सब्जेक्टिव को कंप्लीट करेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।